Dear students, very good morning. You welcome again in this class. BA पार्ट की इस क्लास में हमने औचित्यपूर्णता का अर्थ, इसकी परिभाषा और औचित्यपूर्णता के स्रोतों का अध्ययन पिछली क्लास में किया था। औचित्यपूर्णता लेजिटिमेसी अर्थात किसी भी चीज की न्यायोचितता को सिद्ध करती है और औचित्य हर एक जगह अपने आप में प्रभावी होता है। हर एक व्यक्ति को, हर एक संस्था को अपने वजूद का, अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना पड़ता है। राजनीतिक व्यवस्था को भी जनसमूह या समुदाय के द्वारा ऐसे ही स्वीकार नहीं कर लिया जाता है जब तक कि वो जन समुदाय को औचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं हो। जन समुदाय को जब ये औचित्यपूर्ण प्रतीत होती है तभी जन समुदाय राजनीतिक सत्ता के आदेशों का पालन करता है, उसकी आज्ञाकारिता को निभाता है। अब हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए औचित्यपूर्णता के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। औचित्यपूर्णता के 3 प्रकार दिए गए हैं। विचारधारात्मक औचित्यपूर्णता प्रकारों में हम ये देखते हैं कि किस किस आधार पर जनता ने राजनीतिक सत्ता को स्वीकार किया है और किन आधारों पर वो उन्हें स्वीकार नहीं करती है। तो स्वीकार करने के जो विभिन्न तरीके हैं उनके आधार पर औचित्यपूर्णता के निम्न प्रकार है। विचारधारात्मक औचित्यपूर्णता, जब सामान्य जन किसी विचारधारा में विश्वास रखते हुए शासक वर्ग की सत्ता को स्वीकार करते हैं तो इसे विचारधारात्मक औचित्यपूर्णता कहते हैं। जन समुदाय जिस विचारधारा से संबंधित है या जिस विचारधारा से वो बहुत जल्दी प्रभावित होता है, जो विचारधारा उसे आसानी से अपील करती है, उसी विचारधारा से जुड़ी हुई जब राजनीतिक व्यवस्था होगी तो जनता के द्वारा स्वयं में उसकी आज्ञाओं का पालन किया जाता है। मतलब उसके कार्यों को, उसके आदेशों को जन सहमति मिल जाती है। दूसरा औचित्यपूर्णता का जो प्रकार है, संरचनात्मक औचित्यपूर्णता। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक बहुत बड़ी संरचना होती है और किसी भी संरचना के निर्माण करने का एक निश्चित लक्ष्य होता है और निश्चित लक्ष्य के साथ ही उसके कुछ गोल्स और कुछ उसके ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं और इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ उस संरचना या संस्था के कार्य करने के लिए कुछ वैल्यूज भी निश्चित होते हैं और यदि इनमें विश्वास के आधार पर राजनीतिक संस्था के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो उसके कार्य करने के तरीके हैं, जिनको कि हम वैल्यूज कहते हैं, यदि जनता इसमें विश्वास करती है, उस विश्वास के आधार पर किसी सत्ता को स्वीकार करती है, उसे हम संरचनात्मक औचित्यपूर्णता कहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है वैयक्तिक औचित्यपूर्णता। जब जनता उपरोक्त दोनों ही आधारों के आधार पर किसी व्यवस्था की संरचना में भी उसका विश्वास नहीं है और विचारधारा के आधार पर भी वो किसी व्यवस्था को स्वीकार नहीं करती, लेकिन उस व्यवस्था के नेतृत्वकर्ता के व्यक्तिगत गुणों से, जिसको कि हम कहते हैं चमत्कारिक व्यक्तित्व, उससे प्रभावित होकर सत्ता को स्वीकार करती है, सत्ता के आदेशों का पालन करती है, उसे हम वैयक्तिक औचित्यपूर्णता कहते हैं। इसी तरह इन तीनों प्रकारों के अलावा रॉबर्ट ए डहेल ने औचित्यपूर्णता के 2 प्रकार बताए हैं। ये सामान्य रूप में 3 प्रकार औचित्यपूर्णता के माने जाते हैं: विचारधारात्मक, संरचनात्मक और वैयक्तिक। रॉबर्ट ए डहेल ने 2 प्रकार की औचित्यपूर्णता बताई है: उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता और निम्न स्तरीय औचित्यपूर्णता। उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता से तात्पर्य उस व्यवस्था से समझा जाता है जहां पर राजनीतिक व्यवस्था में या सत्ता में जनता का विश्वास हो और
सत्ता को या व्यवस्था को जन समुदाय से अपने नियमों, अपने कानूनों का पालन करवाने के लिए किसी भी प्रकार की शक्ति, बल या दमन का सहारा नहीं लिया जाता हो और जन समुदाय के प्रति सत्ता भी उत्तरदायी हो और जन समुदाय के हितार्थ ही वो राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती हो, ऐसी व्यवस्था उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता युक्त होती है, जिसको कि लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं कहा जाता है। क्योंकि राजनीतिक व्यवस्थाओं में जनता को ये प्रतीत होता है कि जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, वो उनकी हितैषी है, वो उनके हितों के अकॉर्डिंग कार्य करती है और जन सामान्य की भलाई या उनके कल्याण की प्रवृत्ति सत्ता के अंतर्गत निहित है। दूसरी जो डहेल ने औचित्यपूर्णता का प्रकार बताया है, वो औचित्यपूर्णता कहलाती है निम्न स्तरीय औचित्यपूर्णता, जो कि उच्च स्तरीय औचित्यपूर्णता के जस्ट विपरीत समझी जा सकती है। यहाँ पर जनता का सत्ता में, व्यवस्था में किसी प्रकार का विश्वास उत्पन्न नहीं होता, लेकिन उसे व्यवस्था के आदेशों को मानना पड़ता है, इसलिए वो उन आदेशों को मानती है। वो अपने मन से व्यवस्था को, सत्ता को स्वीकार नहीं करती और कभी यदि वो आदेशों का उल्लंघन करे तो राज व्यवस्था को जनता से बल और दमन के सहारे से अपने आदेशों का पालन करवाया जाता है। और इस प्रकार की औचित्यपूर्णता अधिनायकवादी राज व्यवस्थाओं में पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर अधिनायक अपने हितों के अनुसार अपने एक स्ट्रॉन्ग उस तरीके से शासन करता है जिसमें जनहितों की भी अनदेखी की जाती है। औचित्य, इसी के साथ हम आगे देखते हैं औचित्यपूर्णता के लक्षण, इसकी जो विशेषताएं और इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है। औचित्यपूर्णता की पहली विशेषता है औचित्यपूर्णता व्यक्तिनिष्ठ नहीं विश्वासनिष्ठ होती है। हालांकि हम औचित्यपूर्णता के एक प्रकार में वैयक्तिक औचित्यपूर्णता भी देखते हैं, लेकिन सामान्य रूप में औचित्यपूर्णता व्यक्तिनिष्ठ नहीं होती, ये जन समुदाय के विश्वास पर टिकी हुई होती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था के आदर्श और मूल्य जनता के आदर्श और मूल्यों से मैच करते हैं तो जनता उसे स्वयं में स्वीकार कर लेती है और ऐसी व्यवस्था व्यक्तिनिष्ठ नहीं हो सकती, अपितु वो विश्वासनिष्ठ होती है। एट जोनी ने जैसे कि कहा है, वैधता शासकों और शासितों के बीच की चीज है। शासक और शासितों के बीच एक विश्वास की कड़ी इसमें जुड़ी होती है और जब ये शासक और शासितों के बीच विश्वास की कड़ी कमजोर हो जाती है तो औचित्य पूर्णता अपनी जगह छोड़ देती है, उस राजनीतिक व्यवस्था की नींव हिलने लग जाती है। दूसरी जो विशेषता इसकी वैधता एक मानकीय आवश्यकता है। औचित्यपूर्णता या वैधता को एक मानकीय आवश्यकता माना जाता है। ये एक ऐसा साधन है, औचित्यपूर्णता या वैधता एक ऐसा साधन है जो ये प्रमाणित करती है कि राजनीतिक व्यवस्था उन्हीं आदर्शों, उन्हीं मूल्यों पर, उन्हीं सिद्धांतों पर टिकी हुई है जिनको कि जनता अपने हितों के लिए उचित मानती है या जिनमें जनता का विश्वास है। अर्थात मानकीय रूप में मानव की जो अपेक्षाएं, जो आदर्श, जो सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों को प्रमाणित करने के साधन के रूप में औचित्यपूर्णता होती है। तीसरा इसका लक्षण है वैधता मात्र वैधानिकता नहीं है। कई बार सामान्य रूप से या बोलचाल की भाषा में वैधता को वैधानिकता पर आधारित मान लिया जाता है। हालांकि वैधता वैधानिकता पर भी आधारित होती है, लेकिन केवल मात्र वैधानिकता पर आधारित इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जनता के मूल्यों के अनुरूप यदि कोई विधान, कानून नहीं हो तो जनता उन्हें वैधता नहीं देती है। क्योंकि कानून तो सरकार के द्वारा बनाया जाता है, वो कभी
जनता के हितों के विपरीत स्थिति में भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा उन्हें नकार दिया जाता है। इसी प्रकार वैधता द्वारा शक्ति को सत्ता में परिवर्तित किया जाता है। लेजिटिमेसी एक ऐसा तत्व है, कई बार किसी राजनीतिक व्यवस्था में किसी एक शासक वर्ग द्वारा या एक व्यक्ति द्वारा शक्ति के बल पर शासन सत्ता पर कब्जा कर लिया जाता है, लेकिन जनता उसे स्वीकार नहीं करती। जब वो शासक या शासक समुदाय जनहितों के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा काम करता है कि जनता को उसमें न्यायोचितता या वैधता नजर आने लग जाती है, यानी कि उसको उपयोगिता के आधार पर जनता स्वीकार करने लग जाती है, तो उस शक्ति को वैधता के आधार पर सत्ता का अमली जामा पहनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है, वैधता का आधार विस्तृत सामाजिक सहमति होती है। वैधता का आधार या औचित्यपूर्णता का आधार गिने चुने लोगों का एक जो संक्षिप्त या छोटा सा स्मॉल जो ग्रुप है उसकी स्वीकृति के आधार पर औचित्यपूर्णता को प्रूव नहीं किया जा सकता, अपितु इसके लिए संपूर्ण समाज की सामान्य सहमति और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। ये नहीं कि किसी राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा किसी एलिट वर्ग के हितों के अकॉर्डिंग काम किया जाए और एलिट वर्ग के द्वारा यदि उसे सहमति दे दी जाए तो वो औचित्यपूर्णता को सामाजिक स्वीकृति मान लिया जाएगा, नहीं, अपितु समाज के एक विशाल समुदाय यानी कि अधिकांश लोगों के द्वारा यदि राज सत्ता को स्वीकृत नहीं किया जाए, उसके आदेशों का पालन स्वयं नहीं किया जाए, राज्य व्यवस्था के कार्यों का औचित्य जनता स्वयं में अपने आदर्शों के अनुसार ईमानदारी पूर्वक नहीं माने, तब तक उसे सामाजिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। राजनीतिक व्यवस्था की ये उपरोक्त अनुसार हमने जो अभी अध्ययन किया ये विभिन्न विशेषताएं हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम देखते हैं औचित्यपूर्णता के सामने भी कई बार ऐसी संकट की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि उसे अपने आप को प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। किसी अन्य व्यवस्था से भी ये परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है या कई बार जन समुदाय के द्वारा भी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर दी जाती है जो कि औचित्यपूर्णता के लिए संकट स्वरूप बन जाती है। औचित्यपूर्णता का जो संकट है या जो क्राइसिस है उसमें निम्न चीजों को शामिल किया जा सकता है। नए विचारों, मूल्यों, विश्वासों वाले संगठित समूहों का उदय। राजनीतिक व्यवस्था जो किन्हीं विचारों पर, किन्हीं आदर्शों पर आधारित है, लेकिन जन समुदाय में या एक कोई ऐसा अन्य वर्ग उदय हो जाए जो उस राज्य व्यवस्था के तत्कालीन विचारों से अलग प्रकार के विचार रखता हो और धीरे धीरे उस जन समुदाय की जनता के साथ भी तालमेल और समन्वय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो पूर्ववत जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके औचित्य के लिए वहां पर संकट उपस्थित हो जाता है। कई बार ये संकट यदि कम स्तर का हो तो पूर्ववत राज व्यवस्था उस संकट का समाधान अपने स्तर पर कर लेती है, और कई बार ये संकट इतना अधिक मात्रा में होता है कि उस सत्ता की औचित्यपूर्णता खत्म हो जाती है, उस सत्ता को खोना पड़ता है। नई राजनीतिक व्यवस्था की औचित्यपूर्णता को चुनौती। जब कोई राज व्यवस्था नए स्वरूप में, नए शासक के अधीन जब नया स्वरूप ग्रहण करती है तो उसके सामने भी औचित्यपूर्णता का संकट आता है, क्योंकि उस नई राज व्यवस्था को जनता के सामने अपने आदर्शों को इस प्रकार पेश करने की एक भयंकर चुनौती होती है कि जनता उसके कार्यों पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दे। हालांकि ऐसी संभावनाएं अधिकतर ये होती है कि जनता नए शासकों को स्वीकार कर लेती है, और यदि जनहित के विपरीत कोई ऐसा शासक है तो जनता उसे स्वीकार नहीं करती है। कई बार तीसरा जो संकट है इसमें किसी राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता में कई बार अचानक कमी आने लग जाती है। कई बार सरकार के जो योजनाएं हैं, जो प्लानिंग्स है, वो जनहित के अकॉर्डिंग नहीं होते।
क्योंकि व्यक्ति और सरकार का जो संबंध है वो गिव और टेक के रिलेशन पर चलता है। जनता अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं की, हितों की पूर्ति के लिए सरकार से अपेक्षाएं करती है, लेकिन सरकार के पास कई बार संसाधनों का वास्तव में इस तरह का अभाव होता है। यदि वो उन्हें पूर्ण करने में असमर्थ रहती है तो जनता का विश्वास सत्ता से धीरे धीरे खत्म होने लगता है, अर्थात उस राजनीतिक व्यवस्था की प्रभावशीलता में जैसे जैसे कमी आती है उसके लिए एक संकटपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट हम अगली क्लास में देखेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।